पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन सबसे पहला रहने वाला है, भारतीय मूल्य के निर्धारक एवं संस्कृति के स्वरूप का वर्णन कीजिए। सेम क्वेश्चन आपका ये और कैसे पूछा जा सकता है कि मूल्य से क्या आशय है, इसके निर्धारक तत्वों का विवेचन कीजिए। आंसर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पर आपको जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में आज ये जो आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, ये कल और आज की पीडीएफ कंबाइन है, ये आपको अभी 12 बजे भेज दी जाएगी दोपहर की। ठीक है, सो आप इस पीडीएफ के माध्यम से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों तक अपने शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स। देखो, मूल्य का आशय क्या है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएगा। सो वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर सरीन के शब्दों में क्या कहा गया कि मूल्य परंपराओं से प्राप्त हुआ समाज चिंतन एवं क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का काम करते हैं, मूल्य कहे जाते हैं। ये किसके शब्दों में कही गई बात? तो डॉक्टर सरीन के शब्दों में। अब देखो, सुंदर एवं सुखमय भविष्य के लिए मूल्यों की शिक्षा आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा हो, वेल एंड गुड हो, तो आपके जो वैल्यू होती है समाज में, वो एक अल्टीमेट तरीके से अच्छी बनानी पड़ेगी। अब वो कैसे बनेगी, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य के विकास के लिए शिक्षा को एक सशक्त साधन बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए यह जरूरी है कि मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में समायोजित किया जाए। मानव जीवन का एक समयबद्ध व्यापक दर्शन है। मानव जीवन मूल्यों से भरा है। वह एक आध्यात्मिक जीवन है। मनुष्य के विवेक पर भौतिक पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के कारण जीवन के पुरातन मूल्यों में हमारी आस्था समाप्त सी हो गई है। वर्तमान समय में शोषण करना शोषक को शोभनीय लगता है। आधुनिक बन जाने की होड़ में शामिल भारतीय पश्चिमी मूल्यों से प्रभावित हो रहे हैं। आज के समय में आधुनिक एवं पुरातन मूल्यों में समन्वय लाने की चेष्टा करने की बहुत ही आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को केवल विद्वान बनाना ही नहीं, अपितु शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति वर्तमान संघर्षपूर्ण वातावरण में अपने अस्तित्व को पहचानने में समर्थ हो एवं जो बालक को आत्मविश्वासी बना सके। अब देखो, बात क्या हुई है एक्चुअल में कि हम लोगों की जो संस्कृति है, हम लोगों का जो कल्चर है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं, तो पश्चिमीकरण की, अर्थात वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। देखिए, आप मतलब भले आप विश्वास मानिए या ना मानिए, ये तो एक अलग की बात है, बट सत्यता यही है क्या कि देखिए, अब आजकल की जो लड़कियां हैं वो क्या ज़्यादा प्रेफर करती हैं, जीन्स ट्राउज़र टी शर्ट शॉर्ट्स। और जो पहले की लड़कियां होती थी वो क्या प्रेफर करती थी? सूट। इंडियन जो लेडीज होती थी वो साड़ी पहनती थी, अब तो कुछ भी पहन लो, है ना। तो ये क्या है? ये पश्चिमीकरण ही तो है। जो संस्कृति हमारी है, जो मूल्य हमारे हैं, वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब इनको और अच्छा, अर्थात इनको हम लोग फिर से उस पोजीशन में कैसे ला सकते हैं? तो उसके लिए जो सिर्फ एक और एकमात्र साधन है वो शिक्षा। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बस केवल हाई स्कूल पास कर लें, इंटर पास कर लें, बीएड पास कर लें, हो गई। शिक्षा अपने आप में एक पूरा शब्द नहीं है। एक शिक्षा अपने आप में एक पूरी किताब ही नहीं, अभी तो एक पूरा क्या है, विषय है, विषय, है ना। तो अब ये शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, आप ये जो समाज में मूल्य हैं इनको फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। कैसे? शिक्षा में यदि आप एक विषय ऐड कर दो मूल्यों का, तो उससे क्या होगा, जब बच्चा छोटा होगा ना, तो उसको जैसे आप जब पढ़ाओगे चैप्टर, उसका पीरियड लगेगा प्रॉपर, तो बच्चा उसी किस्म, मतलब बचपन में जब उसका विकास होगा तभी से वो भारतीय मूल्यों के विषय में पढ़ेगा और उनकी जो इम्पोर्टेंस है, जो भारतीय मूल्यों की क्या है, महत्वपूर्णता है, उसको समझेगा। तभी तो उसमें भारतीय मूल्यों का क्या होगा, संकलन होगा। अब भारतीय मूल्यों के निर्धारक एवं स्वरूप की यदि बात की जाए, तो देखो हुआ क्या कि इस 1950 के दशक में भारतीय मूल्यों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया: श्रेष्ठता के लिए आदर, आध्यात्मिक संवर्धन, मातृत्व, आनंद की खोज, मानव व्यक्ति के प्रति आदर भाव, सामान्य सहमति, समानता और व्यक्ति के नैतिक जिम्मेदारियां, मतलब जो हम लोगों की क्या है, मॉरल ड्यूटीज हैं, संस्थाओं को व्यक्ति के अधीन होना। ठीक। NL गुप्ता जी के अनुसार क्या कहा गया कि हिंदू सिख जैन आदि धर्मों में 34 मूल्य उभयनिष्ठ हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने शिक्षा में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक
83 जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है। ये याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि हिंदू सिख जैन आर्य धर्मों में कितने मूल्य उभयनिष्ठ हैं। ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आप क्या लगा क्या होगी वहाँ पे 34। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा में सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक कितने जीवन मूल्यों का उल्लेख किया गया, 183, 83, 283 या 583। तो अब क्या लगा क्या होगा, केवल 83, ठीक। परंतु डॉक्टर अंजनी सरीन ने प्रमुख 21 जीवन मूल्यों को खोजकर शिक्षा के माध्यम में उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने का सुझाव दिया है। अब आपसे एक क्वेश्चन और भी कैसे पूछ लेंगे कि डॉक्टर अंजनी सरीन जी ने प्रमुख कितने जीवन मूल्यों को खोजकर शिक्षा के माध्यम से उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने का सुझाव दिया था। तो आप लगा कि क्या हो गया आंसर में 21। तो बात समझ में आ रही। देखो अब ये नहीं कहना कि मैम MCQ क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं आपको टॉपिक के साथ ही पढ़ाते चल रही हूँ। तो बस गौर से आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों को क्या सुनना है, क्या करना है, सुनना है। अब देखो मूल्य, धर्म एवं समाज। अब मूल्य का धर्म और समाज से कैसे नाता है, क्या नाता है, आइए जानते हैं कि संस्कृति एवं कर्म के संबंध बहुत जटिल हैं। जो आपका कल्चर है उसका जो हम लोग कर्म करते हैं उससे जो रिलेशन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतिहास पर दृष्टि डालने से ऐसा लगता है कि जैसे संस्कृत धर्म का ही अंग है। क्या कहा गया, यदि आप हिस्ट्री देखोगे तो जो आपकी संस्कृति है, जो आपका कल्चर है, वो रिलीजन का ही क्या है, एक पार्ट है। अपने मूल में धर्म संस्कृति के से अलग भी नहीं है, इसे उलट कर भी कह सकते हैं क्योंकि धर्म शब्द बहुत प्राचीन है, उसके मुकाबले में संस्कृत क्या है, आवर्चीन अर्थात नहीं है। जब धर्म का रूप व्यापक था, वह संगठित नहीं हुआ था, अर्थात संप्रदाय नहीं बना था, एक जीवन पद्धति का परिचायक था। तब मानव जीवन का अर्थ देने वाले मूल्यों को संस्कृत जैसा नाम अलग से देने की आवश्यकता ही नहीं थी। और यह आवश्यकता अचानक किसी एक दिन ही पैदा हो गई हो, ऐसा भी नहीं लगता। धर्म जब सिमटते सिमटते खंडों में बंटने लगा, लोक से अधिक परलोक में उसकी व्याप्ति होने लगी, मनुष्य उससे छूटने लगा एवं परमात्मा की सत्ता के प्रति उसका लगाव बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे यह शब्द अस्तित्व में आया। क्या, कौन सा शब्द अस्तित्व में आया आपका, बताओ, मूल्य। अब देखो सबसे पहले कि धर्म की भाषा निरंतर खोज, संस्कृत की भाषा सतत आचरण। संक्षेप में मूल्यों के निर्धारक तो कि कौन कौन से बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, मूल्य का संबंध पारिस्थितिकी एवं जैविकी से है। देखो पारिस्थितिकी और जैविकी का मतलब होता है जो आपके इस वातावरण में चीज़ें उपलब्ध हैं। अब मैम आप चीज़ें बता रही हैं, चीज़ों का मतलब ये नहीं कि आप जो चीज़ें खा रहे हैं पी रहे हैं वो सब तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, जैसे ये नदियाँ, ठीक है, ये पेड़, ये बादल, ये मौसम, ये तूफान, ये सब क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत तो है, तो बायोलॉजिकल चीज़ है। जैसे आप ये ओजोन लेयर, मीसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल पढ़े हैं आप, ये सब कुछ है ना। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से संस्कृति का उपादेयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय जीवन पर परंपरागत मूल्यों का प्रभाव दर्शनीय होता है। सांस्कृतिक मूल्यों के का सीधा संबंध मनुष्य के जीवन को सुयोग्य एवं संगठित करता है। देखो सीधी सी बात है, यदि आपके मूल्य अच्छे होंगे, आप अपने जो संस्कृति है उसके अनुसार चलेंगे, तो सफलता तो निश्चित मिलनी ही मिलनी है। साथ में जो आपका एक मूल्य है इस समाज में वो भी स्थापित हो जाएगा। भारत जैसे राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता का संबंध शांति एवं सद्भाव बनाए रखने का संदेश देता है। यदि आपके मूल्य अच्छे हैं तो जो आपका राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्षता अर्थात ऐसा राष्ट्र, ऐसा राज्य जहाँ पर किसी धर्म विशेष को मान्यता ना दी जाए, यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जा सकता है। अब मैं लाइन टू लाइन इसीलिए पढ़ा रही हूँ जिससे जो क्या क्वेश्चन निकल रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन निकल रहे हैं, वो भी आपके क्लियर होते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपसे मल्टीपल का पूछ लेते हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। हमने क्या कहा, कमेंट सेक्शन में, जब वीडियो ये आपका क्लास एंड हो जाए तब आपको इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन पूछूं मैं, बोलो यस मैम, यस मैम, यस मैम, फटाफट से लिख दो यस मैम, यस मैम, यस मैम। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे जिसका आंसर आपको कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। यहाँ कोई भी उसका आंसर नहीं लिखेगा वरना फिर चीटिंग हो जाएगी, है ना, चीटिंग नहीं करनी है। तो देखो चलो क्वेश्चन पूछते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, बताओ। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसे ही बताना है आपको, ठीक है। चलो
अब देखो नेक्स्ट कि विभिन्न धर्मों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ा है। मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म हम आपको डिटेल में परसों वाली क्लास आप देखिएगा जा करके। परसों नरसों 3-4 दिन क्लासेस चलनी है। एक दिन मैंने मुस्लिम सिख धर्म पढ़ाया है, एक दिन ईसाई और बौद्ध धर्म पढ़ाया है, एक दिन जैन धर्म में पढ़ाया था। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? जिन बच्चों ने क्लास देखी जरा बता दो, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? बता दो फटाफट से, है ना। ये सब हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो हम इसको करेंगे क्वेश्चन को स्किप, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि क्या आधुनिक प्रभाव के कारण भारत का संस्कृति मूल्य ठहराव की दिशा अग्रगामी है। देखो सांस्कृतिक ठहराव से आशय क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि वर्तमान समय की व्यापकता की प्रभाविता ही सांस्कृतिक ठहराव की स्थिति का द्योतक है। समाज की संस्कृति का निर्धारण करने में दो कारकों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिसमें प्रथम समाज द्वारा प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि एवं द्वितीय उन समाज के प्रमुख मूल्य एवं उद्देश्य। किसी भी समाज की संस्कृति इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार सांस्कृतिक ठहराव को व्यापक अर्थ में लिया जाता है। ओटावे महोदय का विचार है कि वह अंतःक्रिया एक एवं द्विमुखी प्रक्रिया है, अर्थात प्रविधियां, उद्देश्य एवं मूल्य व संस्कृति परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव करती हैं एवं संस्कृति के निर्धारण हेतु इन्हें गतिशील अंतःक्रिया पाई जाती है। देखो जो आपके मूल्य संस्कृत है वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये आप मान लो क्या है, चरखी है, ठीक है, और ये चरखी से निकला धागा और ये उड़ रही है आपकी क्या, पतंग। तो इसका रिलेशन जिस प्रकार है, पतंग का रिलेशन इस धागे से जैसा है, सेम वैसे ही आपके मूल्यों का रिलेशन संस्कृत से है। क्या कहा मैंने कि अब देखो धागे के बिना पतंग तो नहीं उड़ सकती है ना, तो वैसे ही मूल्यों के बिना संस्कृति का निर्माण नहीं हो सकता है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाए, होप सो कि जब आप पेपर देने जाओ तो यही सब एग्जाम्पल्स आपको याद हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी संस्कृति के प्रति सजग नहीं हैं तो आपके मूल्यों का निर्माण नहीं होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों का प्रभाव। सबसे पहले आज समाज के निम्नवत परिवर्तित दृश्य देख रहे हैं। कैसा? पहले शैक्षिक परिवर्तन, शिक्षा में कंप्यूटर विज्ञान को समाहित किया गया एवं कंप्यूटर विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया गया। पहले क्या था, देखो पहले क्या थी कि सबसे पहले बहुत पहले यदि वैदिक सभ्यता में आप जाओ अगर, तो वहाँ पे ध्यान करना, उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती थी। फिर धीरे 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 क्या हुआ, अपना देश आजाद हुआ। शिक्षा को लेकर के नए नए नियम बने, नियम बनने के अर्थात उसमें सब्जेक्ट्स क्या हुए, ठीक। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सब आप पढ़े। अब क्या हुआ, थोड़े साल पहले आपके सिलेबस में कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया। अब आप ये देखो, चलो कंप्यूटर ऐड किया गया तो किया गया, अब जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, इसमें क्या हुआ, कोरोना सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या ही, कोरोना के अंतर्गत इन्हीं 2 सालों में ऑनलाइन एजुकेशन को इतना महत्व मिला कि अब घर घर में कंप्यूटर है, घर घर में लैपटॉप मिलेगा आपको, घर घर में क्या मिलेगा, टैब मिलेगा। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का शैक्षिक परिवर्तन है। इसी तरीके से धार्मिक परिवर्तन भी हुआ। अब देखो पहले क्या होता था, जब बच्चे का जन्म होता था तो क्या होती थी, जो डॉक्टर या नर्सेज होती थी वहाँ पे अवेलेबल, वो जन्म का समय लिख लेती थी। अब उस समय से ही बच्चे की पूरी कुंडली बनाई जाती थी, और ये कुंडली हाथों से बनाते थे जो बाबा होते थे या पंडित जी होते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, नेट पर डाला टाइम और आराम से जन्मपत्री तैयार हो गई, ठीक। तो ये क्या है, धार्मिक परिवर्तन के अंतर्गत आ गया। अब आर्थिक परिवर्तन क्या है कि समाज में कंप्यूटर बनाने के नए नए उद्योगों का आविष्कार हुआ। राजनीतिक परिवर्तन, चुनाव आदि के परिणाम हेतु कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। जैसे आप ईवीएम मशीन देखते हो ना, तो पहले वोट ऐसे नहीं डाले जाते थे, पहले पेपर में, और बहुत बुरे लंबी प्रोसेस होती थी। अब क्या है, एक बटन प्रेस किया, आपका वोट हो गया। सामाजिक स्थिति एवं जनमत पर प्रभाव भी पड़ा। कैसे?
जनसाधारण मानव से ज़्यादा कंप्यूटर पर विश्वास करता है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? संगणक कहकर पुकारा जाता है। कंप्यूटर की मीनिंग क्या है हिंदी में? संगणक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय संस्कृति को परिभाषित कीजिए एवं इसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है ये समझो कि संस्कृत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन कृति, कौन से दो शब्द हैं आपके? सम धन कृति। तो इसका मतलब होता है, सम का मतलब होता है अच्छे और प्रकार से करना। सम मतलब अच्छे प्रकार करना, अर्थात अच्छी प्रकार से किए गए कार्य को संस्कृत कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने संस्कृत के अर्थ में संबंध के अपने विचार प्रस्तुत किए। अब देखो सबसे पहले के.एम. मुंशी जी के अनुसार यदि बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि संस्कृति क्या है? कि संस्कृत जीवन की विशेषता है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आधारभूत मूल्यों से प्रभावित होती है। यह कला, धर्म, साहित्य, संस्थाओं एवं व्यवहारों द्वारा अभिव्यक्त किए गए मूल्यों का कुल योग है जिसमें व्यक्ति के बाह्य कार्यों एवं सामूहिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित सामूहिक कार्यों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। तो संस्कृति के अंतर्गत ये नहीं आएगा सिर्फ कि आपका कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो फेस्टिवल्स, कैसे आपके यहाँ विवाह हो रहे हैं, इन सब के अलावा कला अर्थात आपकी स्किल्स, आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, लोगों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसी सोच रखते हैं, कहीं आप अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी बालक के अंतर्गत आते हैं, कैसे हैं। फिर देखिए डॉसन के शब्दों में यदि बात करें तो संस्कृत जीवन का एक सामान्य तरीका है जिसमें मानव अपने प्राकृतिक वातावरण एवं आर्थिक आवश्यकताओं के साथ समायोजन करता है। यदि ओटावे जी के अनुसार बात करें तो किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से है। एक इंसान को देख करके ये बताया जा सकता है ना, जैसे कि परिवार के सदस्य कैसे होंगे, तो वैसे ही हमारी जो संस्कृति है ना, उससे हमारे पूरे समाज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा समाज कैसा है। फिर देखिए सदरलैंड एंड वुडवर्थ के अनुसार संस्कृत में प्रत्येक वस्तु सम्मिलित होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जा सकती है। किसी जन समुदाय की संस्कृति उसकी सामाजिक विरासत होती है। ये क्या है? जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो क्या है? सामाजिक विरासत ही तो है। हमारे पूर्वज जिस प्रकार एक पूजा को संपन्न करते थे उसी प्रकार उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया। बस ये है कि अब उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट लोगों ने अपना लिया है, चीज़ें दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। ठीक, श्री अरविंद कुमार जी के अनुसार यदि बात करें तो संस्कृत मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है। अब ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकते हैं कि संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? श्री अरविंद कुमार का है, श्री अरविंद घोष का है ना, डॉक्टर राम मनोहर जी का है, कि किसका है? तो आप क्या बताएंगे? श्री अरविंद के जी के है ना। अब देखो भारतीय संस्कृति का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। सबसे पहले जन्मजात संस्कृति एवं अर्जित संस्कृति। जन्मजात संस्कृति क्या होती है कि जो मानव की आधारभूत इच्छाओं पर आधारित हो, जैसे ये क्या है? भोजन, सुरक्षा। किंतु अर्जित संस्कृति में क्या है? खेल, जाति, प्रजाति, समुदाय, परिवार एवं धर्म से प्राप्त चीज़ें निहित हुआ करती हैं। देखो ये तो आपकी संस्कृति में है ही है, क्या? भोजन और सुरक्षा। ये आपकी जन्मजात, यानी जैसे ही आपका जन्म हुआ वैसे ही आपकी ये संस्कृत के अंतर्गत ऐड हो गई चीज़ें। लेकिन जो अर्जित है, जो आप दूसरों से अर्जित अर्थात दूसरों से सीख रहे हैं, वो क्या? खेल, जाति, प्रजाति, समुदाय, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट आपका है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति, यानी कि भौतिक संस्कृति में मूर्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, जैसे भवन, आवागमन, साधन, यंत्र, वेशभूषा आदि। जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। कैसे याद रखोगे कि देखो भौतिक में आ लग गया तो क्या है ये? अभौतिक। तो वैसे मूर्त में क्या लगा दो? आ लगा दो। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अभौतिक संस्कृति कैसी है? ऑप्शन ए मूर्त, ऑप्शन बी अमूर्त, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आप क्या लगाओगे कि कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे? अभौतिक संस्कृति आपकी कैसी है? अमूर्त संस्कृति है। ठीक, अब उसी प्रकार देखिए सार्वभौमिक एवं विशिष्ट संस्कृति की यदि बात की जाए तो मोलिनास्की एवं लिंटन वर्गीकरण के विषय में एक मत है। इनके मत अनुसार सार्वभौमिक संस्कृति में समाज की वह बातें सम्मिलित हैं जिन्हें सभी स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट संस्कृति वह है जो विभिन्नीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में जैविकीय एवं सामाजिक कारकों को स्पष्ट कीजिए एवं इसकी प्रकृति को समझाइए।
तो देखिए, भारतीय संस्कृति के निर्माण हेतु जैविक एवं सामाजिक कारक कैसे हो सकते हैं। जब आपका जन्म हुआ और आप आज के जीवन में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो इसमें सीधी सी बात है आपको कि बायोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल दोनों तरीके से ज़रूरत पड़ती है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करें कि भारतीय संस्कृति की प्रकृति की, तो एफ बी टायलर जी ने संस्कृति की निम्न विशेषताएं गिनाई हैं। पहली, वास्तविकता। वास्तविकता, टायलर महोदय ने संस्कृति को एक वस्तुनिष्ठ एवं वास्तविक पदार्थ के रूप में अवलोकित किया है। इसके अनुसार भौतिक संस्कृति का हम अनुभव कर सकते हैं, इस कारण यह वास्तविक है। सीधी सी बात है, आप पूजा कर रहे हो, वो किस तरीके से कर रहे हो। और संस्कृति का एक एग्जाम्पल ले लो आप, कि आप जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो कैसा है, इससे भी आपकी संस्कृति का पता चलता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक तत्व। भौतिक तत्व के अंतर्गत देखो, भवन, वेशभूषा। देखो, आप जब विदेश जाओगे तो वहाँ के जो घर बने होते हैं वो अलग स्टाइल से बने होते हैं। जो इंडियन, जो आप अपने भारत में घर देखोगे, है ना, तो वो अलग तरीके से बने होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी भौतिक तत्व के अंतर्गत आएंगी। व्यवहार और स्वरूप के अंतर्गत यदि बात करें, तो सीधी सी बात है कि जब हम अभौतिक संस्कृति की चर्चा करते हैं तो उसमें रीति रिवाज, परंपराओं, मूल्यों आदि को निहित करते हैं। अर्थात संस्कृति हमें हमारे व्यवहार के तौर तरीकों का ज्ञान कराती है एवं अपने अनुयायियों से यह अपेक्षा करती है कि उनका व्यवहार उन प्रारूपों के अनुरूप हो। अब देखो, मनोवैज्ञानिक उपलब्धि। फिर क्या है कि सभी विद्वान संस्कृति को जीवन का तरीका मानते हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृति मनुष्य के भावात्मक एवं मानसिक जीवन की अभिव्यक्ति है। इस कारण जो व्यक्ति संस्कृति से अपने आप को घनिष्ठ रूप से जोड़ता है, वह मानसिक स्तर पर संस्कृति का अपमान या निरादर कभी भी सहन नहीं कर सकता है। जैसे ऐसे मान लो कि आप कोई इंसान है, वो उस कल्चर को बहुत ज़्यादा मान रहा है, विश्वास कर रहा है उस पर, तो फिर आप जाकर के उसके सामने उसकी बुराई करोगे तो सीधी सी बात है कि वो उसको बुरा ही लगेगा और वो ये अनादर सहन नहीं कर पाएगा। जटिलता तो है ही है और स्थिरता भी है। अभी भी देखो, संस्कृत को बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ी स्थिरता होनी चाहिए जिससे व्यक्ति उसे समझ सके एवं उसके अनुरूप अपने आप को उसमें समाहित कर सके। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए इतनी ज़्यादा जटिलता हो जाए कि चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, अपना ही नहीं रहे। आसान जब होंगी चीज़ें तभी तो लोगों का क्या होगा, प्रयास रहेगा कि वो अपनी संस्कृति में ही बने रहे। पहले के ज़माने में कुछ चीज़ें बहुत जटिल हुआ करती थी, लेकिन अब के ज़माने में धीरे धीरे जैसे ये समय व्यतीत होता जा रहा है तो वो चीज़ें और आसान होती जा रही हैं। तो अब आपकी जो संस्कृति है उसको आराम से लोग अपना भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहिष्कार भी कर रहे हैं जो वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। उनको लगता है कि सारा स्टैंडर्ड जो है वो वेस्टर्न की तरफ है, जैसे अंग्रेजी बोलना, वेस्टर्न कपड़ों को धारण करना। उनको लगता है कि अगर मैं सूट पहन के या साड़ी पहन के जाऊंगी तो हो सकता है कि लोग हमसे बात ना करें। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अरे इनका तो स्टैंडर्ड ही नहीं है कुछ, है ना। तो सो नो डाउट, देखो ये सब चीज़ें रियल हैं, ये वास्तविक है और इसको जो है हम लोग अपने समाज में फेस भी करते हैं। सो ये सब चीज़ें हम लोगों से ही जुड़ी हैं। तो ऐसा कभी अगर आपके सामने हो तो कभी इस चीज़ पे जो है वो नहीं करिएगा, चाहे जो हो। इंसान का नेचर, उसकी, अब यहीं से समझो आप, इंसान की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी संस्कृति पे डिपेंड करती है, उसके बातचीत के तौर तरीके पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब पता चले कि वो उसने वेस्टर्न सब कुछ कर रखा है अपना सिस्टम, लेकिन उसके बात करने का तरीका ही नहीं अच्छा है, तो क्या वो अच्छा है? ज़रूरी थोड़ी ना कि वो अच्छा हो। ये हो सकता है कि कोई वेस्टर्न टाइप का इंसान हो और उसने इंडियन कल्चर अपना रखा हो। मतलब डिपेंड ये नहीं करता कि आप कल्चर कौन सा अपना रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आपके वैल्यूज़ कैसे हैं, आपके मूल्य कैसे हैं, आपने चीज़ों को कैसे सीखा है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी आज की क्लास और इसकी PDF आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे 12 बजे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा। अगर आप नए हैं, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं आए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हमेशा की तरह हम जा रहे हैं तो आप लोगों को लिखना भी होगा अपनों के लिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। कुछ बच्चे तो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, जैसे पूनम, लक्ष्मी और आरती तो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हो गई मान लो अपनी क्लास की, है ना। तो और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कुछ का तो नाम ही नहीं याद आ रहा। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो मेरी क्लास को अब देख रहे हैं, उनको चैनल अब मिला है, तो वो अभी भी सोचो 2-2 क्लास, 3-3 क्लास करके कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर आपके जानने वाले में भी कोई ऐसे दोस्त हों तो आप उन तक भी हमारा चैनल शेयर करिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके क्लासमेट्स बढ़ेंगे और नो डाउट कि अपनी क्लास में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक, सो यहीं से करेंगे सेशन को एंड। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर से मेरे लिए आशीर्वाद लीजिएगा और सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा।